हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और स्वस्थ होंगे। वेलकम टू अफेयर्स क्लाउड लर्न टू लीड। तो आज करने वाले हैं हम 24 फरवरी 2021 के करंट अफेयर, जिसमें हम 14 से 15 बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। लेकिन आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना है, ताकि क्वेश्चन ऑफ द डे तक आपको सारी इंफॉर्मेशन जो है वो पहुंच सके, क्योंकि बिल्कुल लास्ट में हम क्वेश्चन ऑफ द डे के सेक्शन को कवर करते हैं। और गाइस, एक रिक्वेस्ट है सारे स्टूडेंट से कि यार वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है। और आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। आपकी सपोर्ट के बिना कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि लोकतंत्र है और लोकतंत्र में सबकी सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। और यार, अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक दो चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, जो कि हमारी अफेयर्स क्लाउड की सब्सक्रिप्शन के बारे में है। कि आप हमारी अफेयर्स क्लाउड की जो सब्सक्रिप्शन है, बहुत ही कम प्राइस पे आप उसको परचेज कर सकते हो। लेकिन एक ही मेथड है, आपको क्या डाउनलोड करना होगा, हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा। सर, एप्लीकेशन का नाम क्या है? अफेयर्स क्लाउड एप्लीकेशन का नाम नहीं है। नाम क्या है? करियर्स क्लाउड। तो नोट कर लें, नाम क्या है? करियर्स क्लाउड। और गाइस, आप इसमें 1 साल की भी और 2 साल की भी सब्सक्रिप्शन आप बाय कर सकते हो। दोनों का प्राइस बहुत ही कम है। लेकिन ये सब्सक्रिप्शन आपको 2021 और 22 के लिए मिलेगी। लेकिन अगर आप 2020 की सब्सक्रिप्शन को बाय करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको हमारी वेबसाइट पे ही जो है वो जाना होगा। वेबसाइट से ही आप उसको क्या कर सकते हो? परचेज कर सकते हो। मतलब 2020 की आप वेबसाइट से, 2021 और 22 की आप हमारी एप्लीकेशन से बाय कर सकते हैं। और एक बार अगर आप प्राइस देखेंगे तो एक बार आप जरूर सरप्राइज होंगे कि इतने कम प्राइस पे हम आपको ये चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन हम आपको इसके अंदर क्या प्रोवाइड करेंगे? हम आपको प्रोवाइड करेंगे डेली वाइज पीडीएफ। डेली वाइज पीडीएफ में 2 सेक्शंस होंगे। एक सेक्शन में हम आपको डिटेल्ड करंट अफेयर्स देंगे, पर्टिकुलर उसी दिन के। एक में हम आपको क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में करंट अफेयर्स प्रोवाइड करेंगे, ताकि आप उस रिवाइज कर सको, अपने आप को जान सको कि मुझे करंट अफेयर याद है उस दिन का या नहीं याद है। नेक्स्ट होगा वीकली पीडीएफ सेक्शन, जिसमें आप वीक वाइज करंट अफेयर को रिवाइज कर सकते हो। नेक्स्ट होगा वीकली टेस्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप अपने आप को जान सकते हो कि कितना करंट अफेयर मुझे और याद करने की जरूरत है और कितना जो है मुझे और रिवाइज करने की जरूरत है। नेक्स्ट होगा दोस्तों मंथली पीडीएफ सेक्शन। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। उसका कारण है कि इसमें हम आपको बहुत सी पीडीएफ्स प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि स्टडी पीडीएफ। इसमें हम आपको पूरे महीने का डिटेल्ड करंट अफेयर प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन एंड आंसर पीडीएफ, जिसमें हम आपको क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में पूरे महीने का करंट अफेयर देंगे, ताकि आप रिवाइज कर सको डिटेल्ड करंट अफेयर को क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में आराम से कर सको। नेक्स्ट होगा पॉकेट पीडीएफ, जो कि नाम से पता लग रहा है करंट अफेयर को जल्दी जल्दी में रिवाइज करने के लिए आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। नेक्स्ट बैंकिंग, फाइनेंस एंड इकोनॉमी पीडीएफ, खास करके उन बच्चों के लिए तैयार की जाती है जो बैंकिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। नेक्स्ट होगा टॉप 100। इसका मतलब टॉप 100 करंट अफेयर पर्टिकुलर उसी दिन के आपको क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में मिलेंगे, ताकि आपको जो है वो हर दिन के हिसाब से आपको बेस्ट टू बेस्ट करंट अफेयर पूरे मंथली कंपाइलेशन में हम प्रोवाइड कर सकें, और आप मंथली कंपाइलेशन को बेस्ट 100 करंट अफेयर से रिवाइज कर सकें। तो यार, ये सारी चीजें आपको हर महीने मिलेंगी, तो आप सोच सकते हो कि आपका करंट अफेयर सेक्शन कितना अच्छा हो सकता है। लेकिन हम ऑलरेडी ये आपको बहुत कम प्राइस पे अवेल करवा रहे हैं। अगर आप और भी डिस्काउंट चाहते हैं तो आपको 10% और डिस्काउंट मिल सकता है, लेकिन आपको कोड कौन सा यूज करना पड़ेगा? ASH10। तो इस कोड से आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा उस मिनिमल कॉस्ट के ऊपर। तो स्टार्ट करते हैं हम 24 फरवरी 2021 का करंट अफेयर। लेकिन उससे पहले दोबारा से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि यार, वीडियो को लाइक करना है, वीडियो को अपने शेयर करना है मैक्सिमम टू मैक्सिमम, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। तो स्टार्ट करते हैं पहले सेक्शन के साथ। और पहला सेक्शन हमारा है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेक्शन, जिसमें पहला क्वेश्चन है, हु इज अपॉइंटेड एज द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर जनरल ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो दोस्तों, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो आपके लिए क्या है कि इन्होंने क्वेश्चन में पूछा है मैनेजिंग डायरेक्टर, ना कि प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट है तो यार सब बच्चों को पता है कि प्रेसिडेंट कौन है, मस्तसुगु हैं। तो सबको पता होना चाहिए कि प्रेसिडेंट कौन है, मस्तसुगु हैं। लेकिन हम यहां पे बात करें न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर, तो यार बी तो आंसर नहीं हो सकता। और एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में आपको दूसरी चीज पता होनी चाहिए कि ये कब स्टैब्लिश किया गया था? 1966 में स्टैब्लिश किया गया था। इसके प्रेसिडेंट कौन है बता चुका हूं, मस्तसुगु हैं। हेडक्वार्टर कहां पे? मनीला, फिलीपींस में है। और कितनी कंट्रीज मेंबर है? 68 हैं, इंक्लूडिंग इंडिया। मतलब 68 कंट्रीज जो हैं वो क्या हैं? मेंबर हैं। तो नए मैनेजिंग डायरेक्टर जो है वो किसको बनाया गया है? और वो कोरिया से बिलोंग करते हैं, मतलब रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मतलब साउथ कोरिया से वो क्या करते हैं? बिलोंग करते हैं। तो आंसर दोस्तों क्या होगा? वू चोंग उम। तो नाम से पता होना चाहिए। आप कोरिया भी याद रख लोगे तब भी आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हो। वू चोंग उम को अपॉइंट किया गया है एज ए न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसका मतलब वो रिपोर्ट किसको करेंगे? वो रिपोर्ट करेंगे प्रेसिडेंट मस्तसुगु असाकावा को। तो आप यहां पे देख सकते हैं उनका फोटो, ताकि आपको थोड़ा सा लंबे समय तक जो है वो याद रहेगा, क्योंकि आप अपनी विजुअल मेमोरी के थ्रू इसको बहुत लंबे समय तक याद रख सकते हैं। तो एशियन डेवलपमेंट ने अपॉइंट कर दिया वू चोंग उम मैनेजिंग डायरेक्टर जनरल ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक, और सारी चीजें एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में
याद रखनी है। और इसमें कुछ भी नहीं, स्टैटिक क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। लेकिन रीसेंट एक अपॉइंटमेंट के बारे में आपने याद रखना है। अपॉइंटमेंट क्या है कि नरेंद्र मोदी जी की जो कैबिनेट की मीटिंग थी उसमें अप्रूव किया गया राजेश कुल्लर को एज ए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ वर्ल्ड बैंक, एक तो आपने ये याद रखना है, और समीर कुमार खरे को एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो यार ये दोनों चीजें आपने याद रखनी है। ये इंडिया की तरफ से अपॉइंटमेंट्स थी और इंडिया की तरफ से कौन रिप्रेजेंट करेगा, तो आप देख सकते हो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ वर्ल्ड बैंक राजेश कुल्लर को, और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक का किसको बनाया गया, समीर कुमार। हमने इसको क्वेश्चन एंड आंसर में भी कवर किया था, लेकिन आप इसको और भी तरीके से अब रिवाइज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच स्टेट विल बिकम इंडियाज फर्स्ट फिशरीज हब विद एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 400 करोड़ रुपीज। तो यार 400 करोड़ रुपया उस स्टेट में लगाया जा रहा है स्पेशली फिशरी इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि यूनियन मिनिस्टर फॉर फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी हमारे पास कौन है, हमारे पास है गिरिराज सिंह जी। तो उन्होंने जो है ये अनाउंसमेंट की है कि हम 400 करोड़ रुपए उस स्टेट में इन्वेस्ट करेंगे ताकि उस स्टेट को हम इंडिया का पहला फिशरी हब जो है वो बना सकें। और ये प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंदर जो है वो किया जाएगा। उसमें कुछ एक्वेरियम क्लस्टर, स्पेशली सब्सिडीज जो है वो प्रोवाइड की जाएंगी। लेकिन इसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास होनी चाहिए कोस्ट लाइन। तो यार अगर हम ऑप्शंस को एलिमिनेट करने की कोशिश करें तो आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि चारों की चारों स्टेट्स आपके पास क्या है, कोस्टल स्टेट्स हैं। तो आंसर यार इसका क्या होगा, आंसर क्या होगा, गोवा होगा। तो याद रखना है आंसर क्या होगा, गोवा। आप यहां पे देख सकते हैं यूनियन फिशरीज मिनिस्टर गिरिराज सिंह अनाउंस्ड ₹400 करोड़ इन्वेस्टमेंट इन गोवा टू मेक कंट्रीज फर्स्ट फिशरीज हब। तो आप यहां पे देख सकते हैं गोवा की कोस्ट लाइन यूज करेंगे, वो इनलैंड वाटरवे यूज करेंगे, सेलिन लैंड यूज करेंगे। तो ये सारी की सारी चीजें यूज करेंगे ताकि फिश प्रोडक्शन को क्या कर सकें, बढ़ा सकें। और 400 करोड़ रुपीस की जो है वो सहायता दी जाएगी, जिसमें से कुछ पैसा ऑलरेडी जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड कर चुकी है। और एक सागर मित्रा नाम से छोटे छोटे केंद्र बनाए जाएंगे, फिजिकल केंद्र होंगे, जो कि 70 फिशिंग विलेजेस, मतलब 70 जो मत्स्य पालन के गांव हैं वहां पे इसे स्टैब्लिश किए जाएंगे ताकि लोगों को हम क्या कर सकें, एजुकेट कर सकें और फिशिंग के बारे में बता सकें कि किस तरह से आपको वो हेल्प कर सकती है। तो ये चीजें जो है वो की जाएंगी। और रिसेंटली गोवा ऐसी सबसे पहली स्टेट बन गया है जिसने जल जीवन मिशन के तहत 100% टैप वाटर कनेक्शन जो वो प्रोवाइड किए हैं। जितने भी हाउस होल्ड हैं सबको ये प्रोवाइड किया गया है। और याद रखना है चीफ मिनिस्टर कौन है गोवा के, चीफ मिनिस्टर है प्रमोद सावंत जी, गवर्नर कौन है, भगत सिंह किशोरी जी। और साथ ही साथ आपने याद रख लेना है यहां पे आपको मिलेगा भगवान महावीर सेंचुरी, भगवान महावीर सेंचुरी आपको मिल जाएगी। और यहीं पे आपको मिलेगा मोलम नेशनल पार्क। ये उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में क्वेश्चन आया हुआ है, मोलम नेशनल पार्क याद कर सकते हो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, विच स्टेट विल होस्ट द 17th इंडिया इंटरनेशनल मेगा ट्रेड फेयर 2021। तो इसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, हम बात करें मेगा ट्रेड फेयर 2021 की। ये 17th नंबर का है और ये इंटरनेशनल लेवल पे आयोजित किया जाता है। इसमें बाहर के देशों की पार्टिसिपेशन होती है। इसमें एक जो है वो हम पार्टनर कंट्री भी लेके चलते हैं, इसमें हम फोकस कंट्री भी लेके चलते हैं, फोकस स्टेट भी हम लेके चलते हैं। तो ये सारी चीजें इसमें इंपॉर्टेंट हो जाती है। और ये स्टेट दोस्तों कौन सी है, ये स्टेट है नवीन पटनायक, चीफ मिनिस्टर है उस स्टेट के। आंसर क्या होगा, ओडिशा होगा। तो आप यहां पे देख सकते हैं ओडिशा होस्ट 17th इंडिया इंटरनेशनल मेगा ट्रेड फेयर। और पार्टनर कंट्री जो है वो कौन है, बांग्लादेश। और फोकस कंट्री कौन सी है, अफगानिस्तान और ईरान है। याद रखना है पार्टनर कंट्री बांग्लादेश है, फोकस कंट्री अफगानिस्तान और ईरान है। बिहार जो है वो दोस्तों वो पार्टनर स्टेट है, ये आपने याद रखना है। मतलब बिहार और ओडिशा मिलकर इसको चलाएंगे। इट विल ऑल्सो शोकेस द लेटेस्ट डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ रियल एस्टेट, कि किस तरह से रियल एस्टेट में अपना योगदान बढ़ रहा है, आगे जा रहा है। तो उसके बारे में ये बताता है। इसमें होम और डेकर प्रोडक्ट्स जो कि हाथ से बने हुए हैं, एक यूनिक स्टाइल के, वो भी शोकेस किए जाएंगे और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को मीट करते हैं। 9 कंट्रीज इसमें क्या कर रही है, पार्टिसिपेट, जिसमें अफगानिस्तान, ईरान, बांग्लादेश, ये कंट्रीज तो होंगी ही होंगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास, हु बिकेम द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ अनअकैडमी, इंडियाज लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग एप्लीकेशन। तो शायद आप सबने इसका नाम सुना होगा, अनअकैडमी का इंडिया का लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग एप्लीकेशन है। उसका ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है, तो यार आपने याद रखना है। तो किसको बनाया गया है, उन्होंने इवन कुछ स्टेक जो है वो भी खरीदा है इसके अंदर, लेकिन अभी फाइनेंशियल डिस्क्लोज नहीं किया गया इसको। लेकिन आपने याद रखना है कि बहुत फेमस क्रिकेटर, इवन गॉड ऑफ क्रिकेट उनको कहा जाता है। तो आंसर क्या होगा, सचिन तेंदुलकर जी। तो याद रखना है आंसर क्या होगा इसका, सचिन तेंदुलकर। तो आप देख सकते हैं अनअकैडमी सचिन तेंदुलकर रॉब्ड इन एज द ब्रांड बेस्ट ऑफ अनअकैडमी पिकअप स्टेक इन द अनअकैडमी। मतलब उनका कुछ हिस्सा भी जो है वो इसमें डाला गया है, लेकिन अभी जो डिस्क्लोज नहीं किया गया फाइनेंशियल टर्म्स के ऊपर कि कितना हिस्सा उन्होंने लिया है इसके अंदर। और इंडिया का लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग एप्लीकेशन है, जो कि छोटे छोटे स्टेक्स को मतलब इसके अंदर शामिल किया गया है। ही ऑल्सो बिकम इट्स ब्रांड एम्बेसडर।
और सचिन जो है वो कुछ लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस लेंगे, जिसके अंदर जो है वो अनअकैडमी पे आप उसको देख सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो आप उसको देख सकते हो। लाइफ लेसन और अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करेंगे और आपकी जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है उसको और इनहेंस किया जाएगा। तो एक सिंपल क्वेश्चन आपने सचिन तेंदुलकर के नाम से इसको याद रखना है। नेक्स्ट आते हैं, हु ऑथर्ड ए बुक टाइटल्ड बिकॉज इंडिया कम्स फर्स्ट। तो यार अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम है, खास करके बीजेपी से जुड़ा हुआ एक बहुत बड़ा नाम है। किसने इस बुक को लिखा है, बिकॉज इंडिया कम्स फर्स्ट? तो उन्होंने काफी चीजें इसमें बताई हुई हैं। आर्टिकल 370 के बारे में बताया हुआ है, उन्होंने इसमें जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है उसके बारे में बताया गया, और भी नेशनल रजिस्टर के बारे में बताया गया। तो यार बिकॉज इंडिया कम्स फर्स्ट के नाम से इसको जो है वो लॉन्च किया गया है, और नाम क्या है, राम माधव। तो याद रखना है राम माधव जी, तो उन्होंने इसको जो है वो रिलीज किया है, उन्होंने इस बुक को लिखा है। तो आप देख सकते हो, ऑथर एंड इंडियन पॉलिटिशियन राम माधव्स न्यू बुक बिकॉज इंडिया कम्स फर्स्ट। तो आप यहां पे देख सकते हो राम माधव जो कि इंडियन पॉलिटिशियन है, ऑथर हैं और नेशनल जनरल सेक्रेटरी रह चुके हैं बीजेपी के, उन्होंने इस बुक को लिखा है जिसका नाम है बिकॉज इंडिया कम्स फर्स्ट, रिफ्लेक्शंस ऑन नेशनलिज्म, आइडेंटिटी एंड कल्चर। और मैं पहले ही बता चुका हूं बीजेपी लेड गवर्नमेंट ने क्या क्या काम किए हैं। आर्टिकल 370 के ऊपर उन्होंने बहुत सी चीजें लिखी हुई हैं जिसको आप पढ़ सकते हो, और बहुत ही अच्छा अनुभव इस बुक से आपको मिल सकता है। तो नाम जरूर याद रखना है, बिकॉज इंडिया कम्स फर्स्ट, और किसने लिखी है, राम माधव ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, अगली एक बुक और आ चुकी है, ए बुक टाइटल स्टोरीज आई मस्ट टेल द जर्नी ऑफ एन एक्टर इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ विच एक्टर। तो यार ऑटोबायोग्राफी अपनी आत्मकथा है, तो इसका मतलब ये बहुत ही फेमस एक्टर हैं, खास करके उनका इंडिया में भी नाम है और यूरोप में भी जो है वो काफी नाम उनका हुआ है। और नाम है बुक का स्टोरीज आई मस्ट टेल द जर्नी ऑफ एन एक्टर, और कौन से एक्टर की यहां पे बात हो रही है, तो आंसर क्या होगा इसका, कबीर बेदी। तो यार याद रखना है, ऑटोबायोग्राफी आपसे पूछी जा सकती है, इसलिए हम इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट में कवर कर रहे हैं। तो आप यहां पे देख सकते हो, स्टोरीज आई मस्ट टेल द इमोशनल जर्नी ऑफ एन एक्टर, कबीर बेदी जी, उन्होंने इसको पब्लिश करना है अप्रैल 2021 में। और ये पूरी की पूरी जर्नी है, जो कि एक मिडिल क्लास बॉय, एक मध्य वर्ग फैमिली से बिलोंग करते हैं और दिल्ली से आते हैं, और किस तरह से वो एक्टिंग के करियर में हाईएस्ट लेवल पे पहुंच चुके हैं। बॉलीवुड, हॉलीवुड, उन्होंने बहुत सी जगह पे काम किया है, और खास करके पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के बारे में उन्होंने बताया है कि कहां पे उनका उतार चढ़ाव रहा जिंदगी के अंदर। खास करके यूरोप के अंदर वो एक बहुत बड़े स्टार बन चुके थे, और किस तरह से उन्होंने अपनी लाइफ को आगे बढ़ाया, तो उसकी जर्नी जो है वो इसके अंदर लिखी हुई है। तो नाम जरूर याद रखना है, स्टोरीज आई मस्ट टेल, कबीर बेदी जी से नाम जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट सेक्शन आते हैं दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेक्शन के ऊपर, और पहला क्वेश्चन है, कोल इंडिया लिमिटेड साइंड एमओयू with whom for fast and customized automated access for coal freight data through freight operation information system। मतलब कोल को अगर एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना चाहते हैं, उसको पहुंचाना चाहते हैं, आप गुड्स का जो है वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि यार ये रेल के डिब्बे से अगर लेके जा रहे हो तो कितने चार्जेस लगेंगे यहां से यहां तक। तो वो इंफॉर्मेशन आपको ऑनलाइन ही मिल जाए, वो पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑलरेडी अपलोडेड हो, तो उसके लिए एक टाई अप किया गया है। किसके साथ टाई अप किया गया है, सेंटर फॉर रेलवेज इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो याद रखना है किसके साथ टाई अप किया गया, कोल इंडिया लिमिटेड जो कि वेस्ट बंगाल की एक फर्म है, सेंटर फॉर रेलवेज इंफॉर्मेशन सिस्टम। और कोल इंडिया लिमिटेड आपने याद रखना है, इसका हेडक्वार्टर कहां पे है, वेस्ट बंगाल में। तो आप देख सकते हो कोल इंडिया लिमिटेड और सीआरआईज फॉर शेयरिंग ऑफ कोल फ्राइट डाटा, कि कहां से कहां तक लेके जाने में कितना खर्चा जो है वो लगेगा, और मूवमेंट पता लगेगी कि कोल की कहां से कहां तक है, कोल डिस्पैच एक्टिविटीज के बारे में पता लगेगा, कितना कोल जा रहा है, कितना कोल आ रहा है। तो ये टाई अप जो है वो किया गया है बेसिकली फ्राइट ऑपरेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम के साथ, और ये इंडियन रेलवे, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंडर ये काम करता है। ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव यही है कि फ्राइट मॉनिटरिंग हो सके, जो सामान को एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाते हैं उसकी मॉनिटरिंग हो सके, और डाटा शेयर हो सके, ताकि कोई भी ओवरलैपिंग किसी भी तरह की ना हो सके। और कोल इंडिया लिमिटेड का हेडक्वार्टर में बता चुका हूं वेस्ट बंगाल में, चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है, प्रमोद अग्रवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, which institute signed an MOU with Power System Corporation, Operation Corporation for promoting research in the domestic power sector, ताकि एक नए तरीके से हम पावर सेक्टर को इन्हेंस कर सकें। आजकल इनोवेशन का दौर है, नई रिसर्च की जा सके इसके ऊपर, किस तरह से हम पावर सेक्टर को खास करके डोमेस्टिकली, खास करके लोकल लेवल पे हम इसको मजबूत कर सकते हैं। तो कौन से इंस्टीट्यूट की तरफ से ये साइन किया गया है और किसके साथ साइन किया गया, पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉर्पोरेशन के साथ जो है वो इसको साइन किया गया है। तो फटाफट बताएंगे यार आंसर क्या होगा, कि पोसोको के साथ इसको जो है वो क्या किया गया है, साइन किया गया है। और पोसोको मैं आपको बताना चाहता हूं हेड ऑफिस इसका कहां पे है, न्यू दिल्ली में है। तो यार आंसर इसका क्या होगा, इसका आंसर होगा नेशनल पावर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। अगर बच्चे सोच रहे हैं तो यार बिल्कुल गलत सोच रहे हैं, आंसर ये नहीं है। आंसर क्या है, द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट। तो सी आंसर होगा। तो देख सकते हो द टेरी
द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट एंड पसोको, पसोको का मतलब मैं बता चुका हूं, पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉर्पोरेशन, एमओयू साइन करते हैं ताकि डोमेस्टिक पावर सेक्टर को और ज्यादा बढ़ा सकें। इससे क्या होगा कि जो भी चैलेंजेस हैं पावर सेक्टर से रिलेटेड, खास करके डिमांड और सप्लाई का जो गैप है, किस तरह से उसको हम बराबर कर सकें और इंडस्ट्री के अंदर रिसर्च कर सकें ताकि और तरह की इनोवेशन हम लेके आ सके, इसके अंदर हम और तरह के आइडियाज जो हैं वो इसमें लेके आ सके। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन है, इंडियन पावर सेक्टर को हमने क्या करना है, हमने मजबूत करना है, खास तरह से जिस तरह से आजकल काम चल रहा है न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर, तो उसको हम लेके आना है। इसमें शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म जितनी भी हमारी रिक्वायरमेंट्स है सबको हमने डिमांड एंड सप्लाई बेसिस पे पूरा करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड बैंक साइंड 68 मिलियन यूएसडी प्रोजेक्ट फॉर इंप्रूविंग एजुकेशन इन विच स्टेट। तो सिंपल है यार, वर्ल्ड बैंक ने फंड किया है, कौन सी स्टेट को फंड किया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ मिलकर 68 मिलियन यूएसडी, इतने डॉलर जो है वो उन्होंने दिए हैं ताकि एजुकेशन सिस्टम इंप्रूव हो सके। तो कौन सी स्टेट की हम यहां पे बात कर रहे हैं, तो फटाफट बताएंगे यार कौन सी स्टेट की यहां पे बात हो रही है। यस, हाँ जी, तो आंसर क्या होगा, फटाफट बच्चे बता रहे हैं और इतने में मैं आपको वर्ल्ड बैंक का बता रहा हूं, आप आंसर को सोच लें। वर्ल्ड बैंक जो हेडक्वार्टर है वो वाशिंगटन डीसी है, मतलब हम बात करें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की। प्रेसिडेंट डेविड मालपास हैं, फाउंडेड 1944 में इसको स्टार्ट किया गया था, मतलब इसको बनाया गया था। और मेंबर कंट्रीज कितनी है, 189। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं आईएमएफ के साथ, तो यार याद रखना है आईएमएफ की कंट्रीज 190 हैं लेकिन वर्ल्ड बैंक की कंट्रीज 189 है। तो आंसर मेरे ख्याल से सारे बच्चों ने सोच लिया होगा, आंसर क्या होगा इसका, नागालैंड होगा। तो आप यहां पे देख सकते हैं इंडिया एंड वर्ल्ड बैंक इंक प्रोजेक्ट फॉर दी, कौन सी स्टेट के लिए, नागालैंड के लिए। और एजुकेशन सिस्टम को इंप्रूव करने हैं और इनहेंसिंग क्लासरूम टीचिंग एंड रिसोर्स प्रोजेक्ट, खास करके कोविड-19 के कारण जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो उनको दूर करना, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है क्योंकि रिमोट एरियाज हैं, वहां पे मैक्सिमम ट्राइबल लोग हैं, अलग अलग ट्राइब्स रहती हैं, तो उनको टीचिंग इंप्रूवमेंट और खास करके एजुकेशन इंप्रूवमेंट के लिए काम किया जाएगा। और ये प्रोजेक्ट इंप्रूव करेगा टीचिंग प्रैक्टिसेस को, लर्निंग एनवायरनमेंट को नागालैंड के अंदर। इसमें 1,50,000 बच्चों को, 20,000 टीचर्स को फायदा मिलेगा। और वर्ल्ड बैंक के बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, वाशिंगटन डीसी, प्रेसिडेंट डेविड मालपास, फाउंडेड 1944 और मेंबर कंट्रीज कितनी है, 189। आईएमएफ की कितनी है, 190। अंडोरा जो है वो लेटेस्ट ऐड की गई थी आईएमएफ के अंदर। तो यहां पे आप एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को याद रख सकते हो। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का नाम क्या है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का नाम है फाकिम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो याद रखेंगे फाकिम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंडियन बॉक्सिंग कॉन्टिजेंट फिनिश्ड विद हाउ मेनी मेडल्स एट द 30th यूथ इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट एड्रियाटिक पर्ल हेल्ड एट बुधवा। कहां पे है ये, मोंटेग्रो। तो याद रखना है मोंटेग्रो जो है वो यूरोप का एक हिस्सा है, वहां की एक कंट्री है, मैं आपको मैप के अंदर दिखाता हूं। लेकिन आपने याद रखना है ये 30th यूथ इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट है। मतलब आपको, मैं इसको रब कर देता हूं, तो आपको इस क्वेश्चन के अंदर जो है वो 2 क्वेश्चन मिलेंगे। एक तो आपने ये याद रखना है कि ये बॉक्सिंग से रिलेटेड टूर्नामेंट है और इस टूर्नामेंट का नाम क्या है, यूथ इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट, और इसको एड्रियाटिक पर्ल भी कहा जाता है। जो कि कहां पे हुआ है ये आपने याद रखना है, ये हुआ है मोंटेग्रो। तो यहां पे ये टूर्नामेंट को किया गया है। और आप जगह का नाम जरूर याद रखेंगे, मॉन्टेनेग्रो, तो वहां पे इसको जो है वो आयोजित किया गया। एड्रियाटिक पर्ल बॉक्सिंग से रिलेटेड है। तो इंडिया जो है मेन और वुमेन दोनों टीम्स थी वहां पे, और वहां पे टोटल मेडल जो है वो किसने जीते हैं, तो आपको शायद जान के खुशी होगी कि जो वुमेन टीम है उसने 10 मेडल जीते हैं यार, और जो मेन टीम है उसने 2 मेडल जीते हैं। तो इसका मतलब टोटल मेडल कितने जीत लिए हैं, 12 मेडल जो हैं वो जीत लिए, और इंडिया का ओवरऑल टैली में जो दूसरा स्थान रहा है। तो आप देख सकते हो 30th एड्रियाटिक पर्ल टूर्नामेंट, इंडियन वुमेन बॉक्सर्स क्लेम 5 गोल्ड मेडल्स फॉर ए टॉप फिनिश। और अगर वुमेन टीम्स की बात करें तो वुमेन टीम में इंडिया का स्थान जो है वो पहला है। अगर ओवरऑल वुमेन टीम में देखेंगे तो इंडिया का स्थान पहला रहा है इस पूरी टैली के अंदर। लेकिन लड़कों ने जो है 2 ही मेडल जीते, जिसके कारण इंडिया का ओवरऑल रैंकिंग में स्थान जो है वो दूसरा चला गया है। तो आप देख सकते हो वुमेन टीम ने 10 मेडल जीते हैं, जिसमें से 5 गोल्ड, 3 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज हैं। और इंडियन मेन टीम ने 2 मेडल जीते हैं। तो आप यहां पे देख सकते हो कंट्री जो है वो आप देखोगे यूरोप के अंदर आपको मिल जाएगा, सर्बिया के नीचे वाला पार्ट है। और यहां पे अगर आप देखोगे नाम क्या है, मोंटेग्रो, और जो कैपिटल है वो कौन सी है, वो है पॉडगोरिका। और आपने याद रखना है इंडिया ने ओवरऑल 2nd रैंक पे फिनिश किया है। पहले जो है वो उज्बेकिस्तान का स्थान है और तीसरा स्थान जो है वो यूक्रेन का है। और इसमें खास बात थी कि 18 साल से नीचे नीचे वाले जो हैं वही जो है वो इसके अंदर हिस्सा ले सकते हैं। तो होस्टिंग कंट्री कौन सी है, टूर्नामेंट किससे रिलेटेड है और इंडिया का स्थान कौन सा है, ये आपने जरूर याद रखना है। एक बार आप इन नाम को जरूर पढ़ लेंगे, अल्फिया पठान, अनुदति चौधरी, तो ये सारे नाम आपने पढ़ लेने हैं, राज सिहिबा, गीतिका, ताकि आपको अगर पूछ लें कि ये कौन सी गेम से एसोसिएटेड है तो आप बता सकते हो।
और बॉयज के नाम याद करने मुश्किल नहीं है क्योंकि दो ही हैं, प्रियांशु दाबस और जुगनू। तो ये दो नाम जो हैं वो उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता, लेकिन 5 गोल्ड मेडल इंडिया ने जीते हैं। लेकिन आपको ये नहीं पूछेगा एग्जामिनर किस किसने गोल्ड जीता है किसने, क्योंकि ज्यादा है मेडल्स, इसलिए वो नहीं पूछ सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, हु ऑथर्ड ए बुक द लास्ट सोल। तो आज के दिन में हम तीसरी जो है वो बुक करने जा रहे हैं, द लास्ट सोल मतलब आखिरी आत्मा। तो यार और ये लास्ट नहीं है दोस्तों, लॉस्ट है, द लॉस्ट सोल मतलब गुम हुई है आत्मा। तो लास्ट नहीं है, लॉस्ट है। द लॉस्ट सोल जो है वो बुक किसने लिखी है, और मैं आपको बताना चाहता हूं कि नोबेल प्राइज जो है वो उनको मिल चुका है, उन्होंने इस बुक को लिखा है। तो यार नाम थोड़ा सा आप देख सकते हो अगर आपको याद रह जाता है, अदरवाइज हमें याद करना पड़ेगा, बुक इंपॉर्टेंट है। द लॉस्ट सोल के नाम से इस बुक को लिखा गया है, और नाम क्या है, ओल्गा टोकरजुक। तो यार नाम को याद कर लें, ओल्गा टोकरजुक, तो उन्होंने इस बुक को लिखा है, और नाम क्या है, द लॉस्ट सोल मतलब गुम हुई हुई आत्मा। तो आप यहां पे देख सकते हो द लॉस्ट सोल और नोबेल ल्यूरेट ओल्गा टोकरजुक, तो उन्होंने इस बुक को लिखा है। और इसमें बताया क्या गया है कि किस तरह से आप जिंदगी में रह सकते हो, किस तरह से आप आराम से रह सकते हैं, आपने चिंता नहीं करनी है किसी भी बात की, किस तरह से आप मतलब आराम से जो है वो धैर्य रख के जो है वो जिंदगी को आगे बढ़ा सकते हो, किस तरह से अटेंटिव आपने रहना है, आपने हमेशा सचेत रहना है। तो ये इसके बारे में बुक के अंदर बताया हुआ है। और 2018 नोबेल प्राइज विनर हैं वो, लिटरेचर के अंदर उनको मिला है। कहां से बिलोंग करती हैं, पोलैंड से बिलोंग करती हैं ओल्गा टोकरजुक, और उन्होंने नोबेल प्राइज जीता था लिटरेचर के अंदर 2018 के अंदर। इवन 2018 में उनको इंटरनेशनल मैन बुकर अवार्ड भी मिला था उनकी नोवेल फ्लाइट्स के लिए। तो यार याद रखना है, नाम इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम इस बुक को कवर कर रहे हैं। तो आज के दिन में हम कितनी बुक्स को कवर कर चुके हैं, आज के दिन में हम तीसरी बुक को कवर कर चुके हैं। एक बार मैं आपको रिकॉल करवा देता हूं कि कौन कौन सी बुक जो है वो हमने कवर की थी। तो सबसे पहले हमने की थी बिकॉज इंडिया कम्स फर्स्ट, तो वो बुक किसने लिखी थी, वो लिखी थी राम माधव ने। और दूसरी बुक उसके बाद आई थी ऑटोबायोग्राफी, वो किसकी थी, स्टोरीज आई मस्ट टेल द जर्नी ऑफ एन एक्टर, वो थी कबीर बेदी जी की, जो कि यूरोप में बहुत बड़े स्टार बन चुके थे। तो उनके नाम पे ये बुक जो है वो लिखी गई, उनकी ऑटोबायोग्राफी है। और तीसरी बुक हम कर रहे हैं द लॉस्ट सोल, और वो किसने लिखी है, ओल्गा टोकरजुक ने। तो ये तीनों बुक्स आपने क्या रखनी है, याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, विच कंट्री हैज बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू आइडेंटिफाई द नीड फॉर एक्शन फॉर नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज। तो मतलब हमने एक एक्शन लिया है, कौन सी कंट्री की तरफ से लिया गया, हमने लिया है, मतलब हम कौन सी कंट्री की बात कर रहे हैं, इंडिया की बात कर रहे हैं। तो यही क्वेश्चन था कि कौन सी कंट्री जो है वो पहली कंट्री बन गई पूरे वर्ल्ड की जो ये आइडेंटिफाई करेगी कि जो फैटी लिवर डिजीज है, नॉन एल्कोहलिक हैं, तो उनको हमने ढूंढना है, ताकि जो लीवर कैंसर से लोग जो है वो पीड़ित हैं या किसी और डिजीज से पीड़ित है जिसके कारण उनकी जान चली जाती है, तो उनको हम क्या कर सकें, दूर कर सकें। तो यार नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज को हमने ढूंढना है और उसको दूर करना है, और इंडिया ऐसी पहली कंट्री है। तो आप देख सकते हो डॉक्टर हर्षवर्धन जी, उन्होंने ये ऑपरेशन लॉन्च किया है अंडर द गाइडलाइंस फॉर द इंटीग्रेशन ऑफ नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज विद एनपीसीडीसीएस। तो यार इसको आपको पता होना चाहिए कि इसका मतलब जो है वो बेसिकली क्या है, और ये किस तरह का जो प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट की तरफ से स्टार्ट किया गया था, और नाम क्या है, एनपीसीडी, इसको याद रखना है। अगर इसकी एब्रीवेशन याद करना चाहते हो वो भी आप याद कर सकते हो। इसकी एब्रीवेशन क्या है हमारे पास, नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कैंसर, डायबिटिक्स एंड कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस एंड स्ट्रोक। और जो नॉन फैटी लिवर से मतलब नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर से डेथ होती है जिनकी, तो NAFLD इज ए अबनॉर्मल अकोमुलेशन ऑफ फैट, मतलब ज्यादा फैट का जो है वो जमा होना लीवर के अंदर इन द एब्सेंस ऑफ सेकेंडरी कॉजेज ऑफ फैटी लिवर, मतलब एल्कोहलिक प्रोडक्ट से नहीं, दूसरे प्रोडक्ट से जो जमा हो रहा है, और जो कि एल्कोहल यूज से होता है, अदरवाइज लोगों को वायरल हेपेटाइटिस से होता है या मेडिकेशन के थ्रू होता है, उनको छोड़ के अगर किसी और कारण के कारण हो रहा है उसको हमने ढूंढना है। क्योंकि ऐसे केसेस बहुत से सामने आ रहे हैं, ना तो वो एल्कोहल लेते हैं ना ही कोई मेडिकेशन ले रहे थे, लेकिन फिर भी लीवर में फैट जो है वो ज्यादा जमा है। तो ऐसी चीजों को हमने क्या करना है, ढूंढना है। तो ये मेन यार पर्पस यही है कि किसी ना किसी तरह से हम लोगों के लीवर इंफेक्शन, लीवर डिजीजेस को हम क्या कर सकें, कंट्रोल कर सकें। तो नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कैंसर, डायबिटिक्स, कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस एंड स्ट्रोक तो लॉन्च किया गया था 2010 के अंदर, ताकि हम नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस को क्या कर सके, प्रिवेंट कर सके। लेकिन हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि इंडिया ऐसा पहला कंट्री है। और यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ कौन है, हर्षवर्धन जी हैं, उनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो चांदनी चौक है। मिनिस्टर ऑफ स्टेट कौन है, अश्विनी कुमार चौबे जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, और यहां पे आते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर, और उसमें एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। रिसेंटली डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुली कंडक्टेड 2 लॉन्चेस ऑफ द वर्टिकल लॉन्च ऑफ विच मिसाइल।
तो 2 बार इस मिसाइल को टेस्ट किया गया है, वर्टिकल लॉन्च किया गया, मतलब वर्टिकली इसको छोड़ा गया है। तो एक तरह से आप कह सकते हो सरफेस टू एयर मिसाइल है। तो यहां पे आप देख सकते हो SAM का मतलब ही यार ये है, सरफेस टू एयर मिसाइल। SR का मतलब है शॉर्ट रेंज, तो आपने याद रखना है शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, जिसका नाम हो गया SRSAM। और ये किसने बनाया है इसको? DRDO की तरफ से इसको लॉन्च किया गया, DRDO की तरफ से इसको डेवलप किया गया, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से इसको डेवलप जो है वो किया गया है। शॉर्ट रेंज इसलिए क्योंकि इसकी रेंज जो है वो मात्र 40 से 50 किलोमीटर की है। तो आप याद रख सकते हैं। और ये इंडियन नेवी की जो हम कह सकते हैं कि सीमा है उसको बढ़ाएगा, इंडियन नेवी की जो पावर है उसको क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। तो आप यहां पे देख सकते हो वर्टिकली इसको लॉन्च किया गया, नाम है शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। कई बार आपको पूछ लेते हैं, फुल फॉर्म में कंफ्यूज नहीं होना। और DRDO को हेड आपको पता है जी सतीश रेड्डी है। रेंज 40 से 50 किलोमीटर है। ये कोई भी फाइटर जेट्स हैं, फाइटर एयरक्राफ्ट्स हैं, कोई ड्रोन है, उनको ये टारगेट जो है वो कर सकता है। और इसका नाम मैं आपको बता चुका हूं, DRDO की तरफ से डेवलप किया गया। DRDO का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है। तो गाइस आते हैं वन लाइनर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर। इंडिया टू स्टार्ट ट्रायल्स ऑफ अस्तर MK2 BV राम मिसाइल इन 2021। तो यार इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहां पे बात हो रही है कौन सी मिसाइल की? BV राम की। तो आपको पता होना चाहिए यार कि ये BV राम जो है वो किसने डेवलप की है। तो दोनों चीजें जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसकी रेंज जो है वो कितनी है, और मैं आपको बता देता हूं BV राम भी जो है बहुत ही सिंपल है। जैसे हमने वहां पे किया था सरफेस टू एयर मिसाइल सैम था, उसका मतलब AAM का मतलब जो है बेसिकली क्या है? इसका मतलब है एयर टू एयर मिसाइल, ये याद रखना है। और यहां पे BVR का मतलब है बियॉन्ड विजुअल रेंज, मतलब जहां पे आप देख नहीं सकते उसके आगे भी ये मिसाइल पहुंच सकती है। और इसकी रेंज जो है वो 160 किलोमीटर है। कितनी है? 160 किलोमीटर। और इसको जो तेजस एयरक्राफ्ट है उनके साथ इसको इंटीग्रेट किया जा सकता है और वहां से ही उसको छोड़ा जा सकता है हवा में ही। और इसको कहा गया है अस्तर MK2। तो याद रखना है अस्तर MK2 के नाम से इसको जाना गया है। और पूरी तरह से डेवलप, इसके ट्रायल जो हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं। नेक्स्ट आते हैं, यूपी फाइनेंस मिनिस्टर सुरेश कुमार खन्ना प्रेजेंट्स 5,50,270 करोड़ रुपए का उन्होंने बजट पेश किया। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो यूपी के स्टूडेंट हैं उन्होंने डिटेल में इसको याद करना है। और ओडिशा का बजट भी आपने याद रखना है, आपके लिए इंपॉर्टेंट होना चाहिए। नेक्स्ट है अनिल मुखिम चीफ सेक्रेटरी ऑफ गुजरात, उनका टाइम पीरियड एक्सटेंड कर दिया है और 6 मंथ का एक्सटेंशन उनको दे दिया गया। लेकिन जो बच्चे गुजरात से बिलोंग करते हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है। नेक्स्ट, NBFCs इन इंडिया नीड टू प्लान फॉर इफेक्टिव इंटर बैंक ऑफर रेट ट्रांजिशन, EY इंडिया की तरफ से यह कहा गया है। तो याद रखना है यार, EY जो है वो कौन सी फर्म है ये आपको पता होना चाहिए। इसका मतलब है अर्नेस्ट एंड यंग। तो उन्होंने ये रिपोर्ट दी है, न्यू दिल्ली बेस्ड एक फर्म है। तो उन्होंने ये रिपोर्ट दी है कि जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हैं वो भी इंटर बैंक ऑफर रेट के ऊपर पे जो है वो चार्ज कर सकते हैं। उस रेट्स के अकॉर्डिंग जो है वो अपनी पॉलिसीज के रेट बना सकते हैं। तो ये उनकी सुजेशन है, लेकिन अभी इंप्लीमेंट होगा नहीं होगा, बैंक्स की तरह वो भी इसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वेस्ट बंगाल और असम गए। आपको पता है कि वहां पे इलेक्शंस है, तो अलग अलग तरह के प्रोजेक्ट जो है वो स्टार्ट होंगे। तो यार इसमें हमारे काम की न्यूज कौन सी है? इसमें हमारे काम की जो न्यूज है वो एक तो अस्तर MK2 है, और एक आपने याद रखना है आईबोर का मतलब क्या है। और 2 स्टेट्स ने बजट दिया है, सच हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन ये पर्टिकुलर उसी स्टेट से बिलोंग करते हो तो इंपॉर्टेंट है। सेम गुजरात का आपने याद रखना है। नेक्स्ट आते हैं 23 Feb 2021 के क्वेश्चन की बारी आ चुकी है। क्वेश्चन क्या था? द लार्जेस्ट आर्टरी इन ह्यूमन बॉडी। और यार बहुत से बच्चों ने इसका आंसर जो है वो बिल्कुल सही दिया था। क्या आंसर था सर इसका? तो यार बहुत ही सिंपल था, बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है। आंसर क्या था? आओर्टा। तो याद रखना है सबसे बड़ी आर्टरी जो है वो कौन सी थी? आओर्टा थी। ये हाई प्रेशर पाइपलाइन है, कनेक्टेड है किसके साथ? हार्ट के लेफ्ट वेंट्रिकल के साथ जो है वो कनेक्टेड है। फिर आउटरा आगे जो है वो कई ब्रांचेस में जो है वो स्मॉलर आर्टरीज में डिवाइड हो जाती है, जो कि ब्लड को जो है वो और बॉडी के पार्ट्स में लेके जाती है। तो आपने याद रखना है नाम क्या होगा? आउटा होगा। तो आज आते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे के ऊपर। क्वेश्चन ऑफ द डे, द स्पीकर ऑफ लोकसभा एड्रेसेस हिज लेटर ऑफ रेजिग्नेशन टू। स्पीकर ऑफ लोकसभा अपना रेजिग्नेशन किसको देंगे ये आपने आंसर में बताना है, मतलब कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर बताएंगे। तो यार मेरे ख्याल से वीडियो सारे बच्चों को अच्छा लगा होगा। डिटेल में आराम से हम इस वीडियो को करते हैं। 700+ लाइक्स मुझे चाहिए ताकि मैं आपके लिए जो है वो और भी चीजें स्टार्ट कर सकूं, क्वेश्चन एंड आंसर्स आपके लिए लेके आ सकूं। पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी के बहुत सी चीजें दिमाग में चल रही हैं, बहुत से प्रोजेक्ट जो है चल रहे हैं दिमाग में। वो तभी पॉसिबल है अगर आप कॉन्टिन्यूसली सपोर्ट करोगे, जब आप कॉन्टिन्यूसली लाइक्स जो है वो मेंटेन करोगे, तो आपको मैं जरूर प्रॉमिस करता हूं कि
की ये चीज़ें स्टार्ट कर दूंगा। और यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, जो पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं वो सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल बटन को प्रेस जरूर कर दें। और ये अफेयर्स क्लाउड का प्रॉमिस है कि आपके कॉन्फिडेंस को जरूर बूस्ट करेगा, और ये मेरा पर्सनल प्रॉमिस है कि अगर आप वीडियोस को इसी तरह से देखते रहोगे और इसी तरह से अगर आप साथ ही साथ करंट अफेयर्स को पीडीएफ से पढ़ते रहोगे तो आपका सेक्शन जरूर स्ट्रांग हो जाएगा करंट अफेयर्स का। बिकॉज 90 to 95% जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ रहे हैं वो हमारी करंट अफेयर से कवर किए जाते हैं। और ये अफेयर्स क्लाउड की जेन्युइनिटी है, ये हमारी जो टीम है उसका हार्डवर्क है, जो इतनी मेहनत से इन न्यूज़ को कलेक्ट करते हैं, अलग अलग जगह से पढ़ते हैं, उसको डाटा को सर्च करते हैं, अलग अलग तरह से उसको तैयार करते हैं। और गाइस मैं हमेशा कहता हूं कि लाइफ को बहुत ज़्यादा सीरियस ना लें, लाइफ इज़ फन, लाइफ इज़ ब्यूटीफुल, आराम से रहें, विदाउट टेंशन रहें, अपने माता पिता की सेवा करें और हमेशा खुश रहें। और मैं कामना करता हूं कि इस साल आपका लक्ष्य जरूर पूरा हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए, अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।